बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.4 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है साल्ट्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो साल्ट का नाम मुतलका मेटल और एसिड के नाम पर रखा जाता है। तो आपने याद रखना है कि मेटल और एसिड के नाम पर साल्ट का नाम रखा जाता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। आप देखें, सोडियम मेटल है, ठीक है। अगर ये सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो साल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। अब कैसे, इधर से हमने मेटल का तो सोडियम ले लेना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरिक लेना है, यानी कि इसको क्लोराइड बना देना है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक हम खाते हैं ये वो साल्ट है, ठीक है। अच्छा, पोटाशियम है कि नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा पोटाशियम तो ये पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा। तो देखें, हमने क्या किया, मेटल से पोटाशियम लिया और नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट बना दिया। तो जो साल्ट का नाम है वो पोटाशियम नाइट्रेट रख दिया, ठीक है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फ्यूरिक का सल्फेट कर दिया हमने, तो जिंक सल्फेट। तो मुतलका मेटल और मुतलका एसिड से हम साल्ट के नाम रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम है, ये फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फास्फेट बना देगा। कैल्शियम फास्फोरस का फास्फेट कर दिया तो कैल्शियम फास्फेट। इसी तरह से सिल्वर जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर एसीटेट बनेगा। तो सिल्वर और एसिटिक का हमने एसीटेट कर दिया तो सिल्वर एसीटेट, ये साल्ट बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की कि साल्ट को कैसे नाम दिए जाते हैं। मुतलका मेटल और मुतलका एसिड के नाम पर साल्ट के नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर हमने किया है। इसमें हमने साल्ट्स के नाम बताने हैं। जो जिंक मेटल, यहाँ बस मेटल बस जिंक की है, ठीक है, और कोई मेटल्स नहीं है। तो जिंक मेटल के मदरजा झैल एसिड से रिएक्ट करने से बनते हैं। अब जैसे जिंक मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, तो जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट साल्ट बनाता है। अब वो तो जहरी सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि जिंक का नाम तो हमने जिंक रखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट ले लेते हैं तो जिंक नाइट्रेट, ठीक है। तो जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट साल्ट बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिंक जब फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक फास्फेट साल्ट बनाता है, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल इजी है, इनके नामों से आपको पता चल जाएगा, जिंक फास्फेट। अच्छा, आगे जिंक जब एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक एसीटेट साल्ट बनाएगा, ठीक है। तो जिंक एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक एसीटेट साल्ट बनाता है। अब यहाँ पर दोबारा देखें ज़रा, जिंक नाइट्रेट, जिंक फास्फेट, जिंक एसीटेट, तो ये साल्ट बन जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों होते हैं, यानी कि साल्ट्स पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो साल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। अगरचे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। तो चार्जेस अगर बराबर होंगे तो वो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। तो बेशक ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बराबर होने की वजह से ये न्यूट्रल कंपाउंड्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट ये CSO4.2H2O है और CuSO4.5H2O है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद क्या है। अब देखें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ये आपको H2O नज़र आ रहा है, ये पानी है, ठीक है। तो पानी के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है इसमें, इसी तरह से ये क्यूपर सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है, इसमें पानी के क्रिस्टल्स हैं। अब कितने कितने हैं, तो वो तो ये तादाद लिखी हुई है ना, तो आप इधर से ही समझ जाएं। जैसे कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आपको नज़र आ रहा है, ये 2 है, 2H2O। जबकि कॉपर सल्फेट में इसमें 5H2O है, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसमें 2 हैं और इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि पानी के क्रिस्टल्स हैं इसके एक मॉलिक्यूल में। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तशख़ीसी सरगर्मी का कि एसिड और मेटल के दरमियान होने वाली रिएक्शन का नाम लिखना है हमने, और इस रिएक्शन में कौन सी गैस खारिज होती है वो भी बताना है, और मिसाल से वजाहत भी हमने करनी है। तो एसिड और मेटल के दरमियान होने वाला रिएक्शन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखें, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ को हटाकर खुद वहां पर जगह ले लेती है, डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, दूसरे की जगह ले लेना या जगह तब्दील कर लेना। इस रिएक्शन में एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मेटल के साथ तब्दील किया जाता है। आप देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, MgCl2 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो इस Mg ने H पॉजिटिव की यानी कि हाइड्रोजन की जगह ले ली, हाइड्रोजन आयन की। तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है उसकी जगह रिएक्टिव मेटल ले लेती है, तो ये MgCl2, ठीक है। तो ये आपने इस वजह से इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तरीका कहते हैं या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जगह चेंज हो जाती है, ठीक है।
अब हमने ये बताना है कि कौन सी गैस खारिज होती है। तो अब यहाँ देख लें, ये हाइड्रोजन गैस ही खारिज हो रही है ना, H2 ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस H2 खारिज होती है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।